नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। माफी चाहूंगा कि बहुत दिनों के बाद में ये हमारा लाइव हो रहा है। हमारे जो मित्र थे उसमें अधिकतर जो है अस्वस्थ हो गए थे, इस कारण से कुछ बीच में ब्रेक लगा था। लेकिन आशा है कि अब हम आगे आपके साथ में कनेक्ट होते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। और हमारे पैनल में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जाने पहचाने चेहरे हैं हमारे पैनल के। शिव कुमार द्विवेदी जी है जो हमारे आपकी खबर के लिए जो एनालिसिस लेकर आए हैं, और शिव कुमार त्रिपाठी जी है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सब नमस्कार। और आप दोनों लोगों को आवाज मेरी मिल रही है क्या? रिपीट तो नहीं हो रही है? नहीं, मिल रही। रिपीट तो थोड़ी हो रही है, मिल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, आज जो हमारा इश्यू है, सबसे बड़ा इस समय देश जो सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, जो आपदा की स्थिति है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये एक इमरजेंसी है। और वाकई में इमरजेंसी के हालात हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, और ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी को देखते रहे, जहां रेलवे, एयरफोर्स सारी चीजें लगा दी गई है कि किसी तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। जो आपदा है उसमें अब की जो कोविड-19 का जो सेकेंड वेव आया है, इसमें अगर हम एक बहुत बड़ा सा चेंज देखें तो इसमें लोगों को सांस लेने की तकलीफ हो रही है, जो कि पहले वेव में इतनी ज्यादा नहीं थी। कभी भी नहीं सुनने को आया था कि ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन अब की ये जो आपदा आई है, और इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे कई लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ तक कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और बड़ी ही, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मीडिया में, बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। लेकिन एक बड़ी राहत की बात है कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से प्रयास जो देखने को मिल रहे हैं, और उसके सकारात्मक फल भी देखने को मिल रहे हैं, कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि ये कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो सेकेंड वेव आई है, ये लगभग 1 साल बाद आई है। क्या 1 साल में हमारे पास में इतना पर्याप्त समय नहीं था कि हम तैयारी कर सकते? दूसरा सवाल ये है कि 1 साल की तैयारी के बाद में अगर हमने पूरी तैयारी नहीं की, ऑक्सीजन की कमी आ जा रही है। दूसरा जो सबसे दुखद बात है कि जहां जहां ये सुविधाएं मौजूद थी, वहां भी ये सारी चीजें बहुत ही एक्टिव मोड में नहीं रही। और ऑक्सीजन के प्लांट जहां लगे थे, वहां भी ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। वेंटिलेटर जो हैं जहां लगे हुए हैं, वहां पे पता चल रहा है कि लोग उसको ऑपरेट करने वाले नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है, और इसको अब सरकार संज्ञान में ले रही है। क्या पहले नहीं लिया जाना चाहिए था? सबसे पहले हम शिव कुमार द्विवेदी जी को पैनल में ले रहे हैं। शिव कुमार द्विवेदी जी, ये बताइए कि 1 साल के समय में तैयारी क्यों नहीं हो पाई, और आज एक एक सांस के लिए लोगों को जंग करनी पड़ रही है? क्यों ऐसा हुआ? धन्यवाद राजू जी। सबसे पहले तो सभी मित्रों को पुनः नमस्कार। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और बड़े गंभीर विषय पे हम चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। आज ऑक्सीजन से जिन लोगों के घरों के लोग नहीं रहे, उनसे पूछिए। हम लोग तो एक बार चर्चा करके चले जाएंगे, लेकिन उनके दिल से पूछिए कि उन्हें क्या बीतती है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि पुरानी वेव से हमने बहुत कुछ सीखा, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा है। अगर आप देखेंगे तो जो पुरानी कोरोना काल आया था, उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं थे, ना ही हमें मैनेजमेंट के कोई गुण आते थे, ना हमारे पास मैनेजमेंट का तरीका पता थे। यानी अगर आप एक तरह से देखिए तो पिछले बार जब कोरोना काल आया था, तो उस समय लोगों ने कहा था 2020 में कि साहब अब तो भारत के अंदर लाशें बिछ जाएंगी, भारत बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और ठीक इसका उल्टा हुआ। और आज का भी अगर आप रेशियो देखें तो प्रति 1 लाख पर, यानी अगर 1 लाख पर हम निकालें तो 198 लोग, यानी हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड में इटली के लोग मर रहे हैं आज की डेट में। मतलब मैं आज की बात कर रहा हूं, 25 अप्रैल की, आज भी। और अगर सबसे कम कहीं पर किसी की मृत्यु दर है तो भारत की है। उसके कारण है कि हम पहले से भी अब बहुत मजबूत बेड हैं, आज हमारे पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो ये कहना कि साहब हम बहुत कमजोर हो चुके हैं और हमारे पास स्थितियां बड़ी खराब हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डिस्टर्बेंस था।
हमारे पास आज की स्थिति में देखा जाए तो जो ऑक्सीजन को लेकर के बातें हो रही है राजू जी, उसपे मैं एक चीज समझाना कि ऑक्सीजन को लेकर के जितनी भी बातें अभी हुई हैं, जी हाँ, बोलिए। ऑक्सीजन को लेकर के जितनी बातें हो रही हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पिछले बार जो मृत्यु दर थी वह लगभग 1.42% थी, और उसमें जो ऑक्सीजन कैरी आउट करने वाले लोग थे उनकी संख्या सिर्फ 1 पॉइंट से भी नीचे थी, यानी 0.3। तो और सरकार ने 2020 के बजट में एलोकेट कर दिया था कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करी थी, और अभी जल्दी उन्होंने 169 प्लांट की है। जो 169 में सिर्फ 3 दिन के अंदर उनके 35 प्लांट चालू हो चुके हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेटेड किए थे। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि 551 प्लांट अभी आज ही मोदी जी ने कहा है, पीएम केयर फंड से पैसा एलोकेट कर दिया है, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय इसको लगाने जा रहा है। पूरे देश में कुल 724 जिले हैं केंद्र शासित और राज्यों को लेकर के, उसमें से 551 के जिला मुख्यालयों पर हम ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये काम बड़ी तेजी से होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि एक मिनट आपको टोकूंगा, 1 मिनट टोकूंगा जी, कि जो लगने जा रहे हैं उसकी तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, सरकार ने ये स्टेप लिया और अब लगने जा रहे हैं, उसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि जहां पर ऑलरेडी जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए थे, वेंटिलेटर लगे हुए थे, उसको नहीं ऑपरेट किया गया। जहां तक यूपी गवर्नमेंट की बात करें, यूपी गवर्नमेंट ने 2019 में ही कई सारे हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ही पैसा, जो बजट था वो एलोकेट कर दिया गया। 2019 से लेकर ये 2021 आ गई और अभी तक वहां पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाया। तो क्या इसको भी माना जा सकता है ना कि ये कमी है कि नहीं? आज जब परिस्थितियां हाथ से निकल गई हैं, अब जो तैयारी की जा रही है, जाहिर सी बात है बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी की गई, लेकिन इसका असर तो अगले 15 दिनों बाद दिखेगा ना। लेकिन जो स्थितियां बिगड़ गई, अगर जो पैसा पहले से जो बजट एलोकेट किया गया था, अगर इन अधिकारियों ने समय रहते इसको प्लांट को लगाकर और उसको एक्टिव मोड पर ले आए होते, तो कम से कम आज लखनऊ जैसी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ये कितनी बड़ी शर्मनाक स्थिति है, और ये कम से कम ना आती ना। हर जगह की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, लेकिन लखनऊ जैसी जगह में अब धीरे धीरे सप्लाई अब शुरू हो रही है, तो अब स्थितियां तो जाहिर सी बात है कि अब सामान्य तो कुछ दिनों में हो ही जाएंगे। लेकिन पिछला जो चला गया, कितने लोग ऑक्सीजन की कमी के वजह से ये दुनिया छोड़ चुके हैं, उनका परिवार तबाह हो गया, कई लोगों के परिवार में भी कोई नहीं है, एक एक परिवार के कई कई लोग जो चले गए, तो ये तो कहीं ना कहीं फेल्योर था ही। अब इसके लिए खैर वो समय नहीं है कि जिम्मेदारी अभी तय करके कार्रवाई कर दी जाए। कार्रवाई अगर कर ही दी जाएगी तो कितने लोग बचे ही हैं जो काम करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग तो पॉजिटिव हो चुके हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स के हो, चाहे मेडिकल के हो, सब कुछ हो। लेकिन लापरवाही तो कुछ ना कुछ जगहों पर हुई ही है। शिव कुमार त्रिपाठी जी को पहले हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपके पास में वापस आते हैं। त्रिपाठी जी, जैसा कि शिव कुमार द्विवेदी जी बता रहे हैं कि इतना बजट एलोकेट कर दिया गया है और अब ऐसी तैयारी कर ली गई, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि आप तो दिल्ली में बैठे हुए हैं? देखिए, अब जैसी सिचुएशन है, आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से महामारी फैली हुई है और अस्पतालों में जो भीड़ें लगी हुई हैं। मेरे एक मित्र हैं, कल ही उनके फादर की डेथ हो गई। वो बता रहे थे कैसे उनको फोर्टिस में एक हॉस्पिटल में एक बेड मिला, किस प्रॉब्लम से, कितनी रिक्वेस्ट से कैसे मिला, ये भी बता सकते। उसके बाद उनको आईसीयू भी चाहिए था, वेंटिलेटर, दोनों में से 5-6 घंटे लगे मिलने में। जब तक मिलते तब तो उनके फादर की डेथ हो गई। अब आप इससे लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है दिल्ली की। तो जो हालत है कि आप बता नहीं सकते दिल्ली मुंबई की, जहां पे पहले गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आप जो है हमको जगह उपलब्ध कराइए, हम जो है आपके यहाँ सारी चीजें लगाएंगे। और गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको जगह प्रोवाइड कराई, लेकिन आज तक प्लान नहीं लगा। आपको पता होगा 201 करोड़ का एलोकेशन पहले ही कर दिया था, मार्च में ही इन्होंने, पीएम केयर फंड का, कि जो है उसमें लगेगा। और आज तक एक भी प्लांट न लगना, ये हम किसी सरकार को या केंद्र सरकार को आरोप बना के नहीं कर सकते। जिनके फैमिली मेंबर चले गए हैं, आप उनसे पूछिए जाके कि उन पे क्या बीत रही होगी। उस सिचुएशन को देखते हुए किसी को ब्लेम करना मेरा रोल नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम करूं, लेकिन कमियों को उजागर करना मेरा दायित्व तो बनता है। मेरा मेन रोल था कि अगर इनको ये पता था, एक बार आ चुका है, दूसरी बार देखिए दिल्ली हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि हम फांसी पे लटका देंगे उन लोगों को जिनके द्वारा ऑक्सीजन की वो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है।
इतना बड़ा संदेश देने के बावजूद भी पूरी तरीके से जागरूकता अभी भी नहीं आई है जिस हिसाब से होना चाहिए। पहले इनको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे पेंडेमिक ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा लोग जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई और जैसे उड़ीसा में, पहले उस स्टेज को पहले मजबूत कर दीजिए ताकि वहां पे कम हो जाए। एक डॉक्टर का आज ही मैंने सुना था, उनका कहना था कि जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे दिल्ली में आज केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली को प्रोवाइड कराए, मुंबई को प्रोवाइड कराए ताकि वहां पे कम हो जाए। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पहले केरला में था, उसके बाद 2 महीने बाद कहीं और आया, बेंगलुरु में था, फिर यहाँ पे आया, दिल्ली में आया, मुंबई में आया। तो उनका ये कहना था कि ये फेज वाइज चल रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले जिस फेज में ज्यादा बढ़ रहा है पहले हम उसको जो है ठीक करें, और इस उसमें इनको अच्छा, दिल्ली को चाहिए था। एक मिनट आपको एक मिनट टोक रहा हूं आपको। जैसा कि आपने कहा कि अभी कल जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की दिल्ली की सरकार पे कि इनको सब कुछ अपने दरवाजे पे चाहिए, डोर स्टेप पे चाहिए इनको, जहां और सरकारें अपना खुद भी प्रयास कर रही हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगाएं या खुद भी और जहां से भी जनरेट कर सकते हैं, जहां से भी मंगवा सकते हैं, खाली कंटेनरों की व्यवस्था करा सकते हैं। दिल्ली ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसने अपने लिए कोई प्रयास नहीं किए, वो खाली जो है आरोप लगा रहे हैं। ये समय आरोप लगाने का तो है नहीं, इसमें तो ये है कि आप भी अपने प्रयास करिए, केंद्र से भी जो मदद चाहिए वो भी चाहिए, आप लेते रहिए, लेकिन खुद भी तो प्रयास करना चाहिए। देखिए, दिल्ली में एनजीटी का इतना बड़ा रूल है कि यहाँ पे कोई प्लांट वांट नहीं लग सकता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्क नहीं हो सकता है कि जो किया जाए, एनजीटी की पहले से रोक है यहाँ पे। तो ये दूसरों पे ही आश्रित हैं, इनको सारी चीजें परमिशन केंद्र सरकार से ही मिलनी है, और केंद्र सरकार जब तक खाली कंटेनरों की तो व्यवस्था इनको करनी थी, खाली कंटेनरों की हाईकोर्ट ने भी तो आखिर कुछ नहीं, हाईकोर्ट ने भी कुछ सोच समझ के नहीं, हाईकोर्ट ने अब डायरेक्शन किया है कि आप कंटेनर की अरेंजमेंट अपने स्तर से करिए, चाहे जैसे भी करिए। तो अब इनको ये राइट मिला है ना, पहले तो करना चाहिए था। ये पहले कैसे यहाँ जिम्मेदारी दोनों की सबसे ये फ्री बड़ी जिम्मेदारी है ना कि खुद देखना चाहिए कि हम कहाँ से व्यवस्था करें, और हमें जहां मदद चाहिए वहां केंद्र के लिए। देखिए, इसमें एक और ऐड करना चाहूँ, ये दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐड करना चाहूंगा, तालमेल नहीं है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, उसी जगह आप यूपी स्टेट की बात कर लीजिए। यूपी स्टेट गवर्नमेंट के सीएम खुद पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार उन्होंने प्रयास किए कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी को दूर कराया जाए, किस तरीके से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसकी कालाबाजारी को रोकी जाए। तो ये और कई जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट शुरू भी हो गए, यहां तक कि विद इन 3 डेज पीजीआई में लखनऊ में ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर दिया। अगर यही सारे स्टेट्स काम करना शुरू कर देते तो कम से कम आज ये त्रासदी ना होती। इसके लिए एक व्यक्ति या एक सरकार या एक संस्था, आज जो परिस्थितियां हैं कोई भी एक नहीं वो कर सकता। अब आज जो कुछ दिख रहा है उसमें सारे लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा, और साथ में जो भ्रांतियां भी फैल रही, जैसे अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर लें, अब इतने दिनों बाद डॉक्टर्स का पैनल आके, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर आके बोल रहे हैं कि इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ये तो पहले भी किया जा सकता था ना, क्यों इतनी कालाबाजारी होती? जी बताइए आप। ये तो एक्चुअली क्या है ना, अभी एक जो है डॉक्टर, एक हॉस्पिटल का कहना था उनके एमडी का कि जो है हमारा जो है ऑक्सीजन मोदी नगर से आता है, तो वहां से जो मुझे डिटेल बताई जाती कि आपके लिए इतना जो है ऑक्सीजन भेजा गया, और वहां से अगर जो ऑक्सीजन भेजा एलोकेट किया गया उसकी जो पेपर उनके पास आते हैं, और कहते हैं मेरे पास आने के बाद उसमें 3 पॉइंट समथिंग वो बता रहे थे कि 3 वहां से चला और मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग आया। तो ये बीच में कहाँ चला जाता है मोदी नगर से और दिल्ली के बीच में? इस चीज की जांच होनी चाहिए। काला बाजारी कहाँ हो रही है, क्या पीआरटी है, ये सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट जब तक दोनों जितनी भी सरकारें आपस में नहीं आएंगी तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। कहने को आरोप, चाहे दिल्ली को आरोप करो चाहे यूपी करो, ये सबको कलेक्टिव अपना जो है वो लेना पड़ेगा। कलेक्टिव कोई नहीं ले रहा, सब अपने अपने पे चले जा रहे हैं, सब अपने अपने बेनिफिट देख रहे हैं। गुजरात का क्या है, वहां से कहाँ जा रहा है, दिल्ली में कहाँ जा रहा है, हरियाणा कह रहे हैं हम दिल्ली को नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हमारा रोक लिया, गुजरात के हरियाणा कह रही कि हमारा दिल्ली वालों ने रोक लिया। आखिर इस चीज को कौन निपटाएगा भाई? ये तो केंद्र सरकार का ही है, इसकी नेशनल पॉलिसी निपटाएगी। चलिए ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है
कि आप जो है एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों सिचुएशन नहीं हो रही है। आप एक स्टेट को जो है दोषी बना के आप जो है लोगों की जान पे थोड़ी नहीं खेल सकते हैं। जान तो लोगों के परिवार की जा रही है ना, जिनके घर के मर रहे हैं। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार को क्या जाने, वो तो ये जाने कि मेरे परिवार का सदस्य आज मेरा जा रहा है। डॉक्टर जो वहां पे गोल्डन हॉस्पिटल जयपुर में हुआ, गोल्डन हॉस्पिटल जयपुर के जो मेन डॉक्टर सीएमडी जो थे, उनका कहना था, ये बताइए अगर जो 25 लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन ना आने के कारण, अगर उनकी जान ही जानी थी 3 दिन पहले चली जाती। हम ऑक्सीजन के मारे नहीं उनको बचा पाए। ये सदमा मैं कहां से बर्दाश्त करूंगा। 40 साल से 42 साल से मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं और आज तक मैं जो है ऐसी घटनाएं कोई नहीं हुई। आज इस ऑक्सीजन के चक्कर में लोग चले गए, मुझे उनका इलाज नहीं करने मिला। अगर उनको मरना ही था तो 3-4 दिन पहले मर जाते मेरे रहते कि मैं ऑक्सीजन नहीं दे पाया। ये सारी चीजें हैं। अभी देखिए डॉक्टरों, क्योंकि इस चीज को भी समझा जा सकता है कि डॉक्टर किस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर है, सुविधाएं उनको अभी उतनी नहीं मिल पा रही। डॉक्टरों का कहना है कि आप हमको ये बता दे रहे हैं कि हम 4 बजे आपके यहाँ पहुंच जाएगी, 5 बजे पहुंच जाएगी, टाइम से आता नहीं है। मेरा ध्यान लगा रहता है कब ऑक्सीजन आएगा, कब ऑक्सीजन आएगा। मैं पूरी तरीके से पेशेंट पे भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ। उधर उनके जितने भी गार्जियन होते हैं, जो भी आए होते हैं उनके पेशेंट के, वो अलग परेशान करते हैं। मैं कंसंट्रेट होकर पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। इन सारी चीजों का कौन देगा? उनका भी कहना था कि मैं किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को दोषी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये पॉलिसी तो जिनको बनानी हो बनाएगी ना। हाँ सही सही। अभी दोबारा हम फिर आपके पास में वापस आ रहे हैं। अभी हमारे पास में 15 मिनट का समय और शेष है। इस बीच में हम शिव कुमार द्विवेदी जी को ला रहे हैं। द्विवेदी जी, ये बताइए, आपने जो एनालाइज किया होगा चीजें, हम लोग भी सारी चीजों को देख रहे हैं, और ये बताइए सिस्टम में कहाँ कमी आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि चीजें मतलब अवेलेबिलिटी है इंडिया में, इसमें कोई दो राय नहीं, कई सारी रिपोर्ट्स देखी गई है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत एक जगह से दूसरे जगह लाने की पड़ रही हो। अब जो देखा गया है कि सरकार ने जब देखा कि ये जरूरत पड़ रही है, तो अब नए नए प्लांट्स भी मंगाए जा रहे हैं, खाली कंटेनर्स भी मंगाए जा रहे हैं, सिंगापुर से मंगाए जा रहे हैं, एयरलिफ्ट करके मंगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में जैसा कि अभी देखा गया कि अदर स्टेट्स जो है जहां खुद अपने को मजबूत कर रहे हैं, वहीं उसी जगह दिल्ली जो है वो रोज रोज आरोप लगा रहा है कि हमारे पास में इतना नहीं। आज भी अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने आके बोला कि 700 यूनिट की उनको जरूरत पड़ती है, मीट्रिक टन की जरूरत पड़ती है, और उनको मिल रहा है लगभग 350 मिल रहा है, और एलोकेशन जो है उनका वो 490 का है। मेरा कहना केवल ये है कि इतना दिन काफी हो गया था। अगर प्लांट नहीं लगाए जा सकते थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया जा सकता था, ऑक्सीजन एनरिचमेंट के जो इक्विपमेंट्स आए हैं बड़े बड़े यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने बना दिए, वो लगाया जा सकता था। तो ये तो एक तरीके से बहानेबाजी है और राजनीति करने का एक तरीका भी है। ये गलत समय है ऐसे में, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि कहाँ पे लैक हो रहा है, क्यों कमी आ रही है? राजीव जी, मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है। आज डिमांड देखा जाए तो 6,882 टन ऑक्सीजन की डिमांड चल रही है, और भारत सरकार लगभग 7500 टन वो पैदा कर रही है। ठीक है, ये तो मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ जो उनके अपने उपक्रम कर रहे हैं। बाकी अगर हम कहें तो 700 टन खाली मुंबई में, जामनगर में, अहमदाबाद के, गुजरात के जामनगर में 700 टन रोज पैदा करने की कैपेसिटी है मुंबई रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जो भारत सरकार उसके आसपास के इलाकों में जहां सरकार कह रही उसको एलोकेट कर रही है। इसके अलावा आप आ जाइए जेपीएस को, जेपीएस जिंदल स्टील पावर को, उसके बाद में फिर एनाल्को को आ जाइए। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा सेल जो भारत सरकार का है वो लगभग 2300 मीट्रिक टन प्रतिदिन पैदा कर रहा है। यानी अगर देखा जाए तो लगभग हमारे पास 23,000 मीट्रिक टन हमारे पास ऑक्सीजन पैदा हो रहा है। एक तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि इस अवसर को, ऐसे कुछ लोगों ने क्या नाम है, किसानों के आंदोलन को एक अवसर के रूप में भुनाया, सीए को अवसर के रूप में भुनाया, 370 को अवसर के रूप में भुनाया। और यही नहीं, आप पहली बार जो वेव आई थी 2020 नहीं, देखिए एक मिनट इसमें टोके। देखिए कमी तो है, ठीक है, कमी ये है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल्स कह रहे हैं, और हॉस्पिटल्स की बात ही छोड़े, पब्लिक कह रही है कि नहीं मिल पा रही है। नहीं सुनिए, ऑक्सीजन की कमी तो है ही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी क्रिएट की जा रही है। जैसे अभी लखनऊ में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गोमती नगर का, जिसने अभी कल परसों कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है,
और जब सरकार प्रतिबद्ध हुई लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए और वहां पर आईएएस लेवल की टीम भेजी गई और जब अंदर चेक किया गया तो 11 दिन का स्टॉक उनके पास ऑक्सीजन का था। लखनऊ की बात बता रहा हूं आपको, जो कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इसी तरह में पूरे लखनऊ, और वहीं पर आप सोचिए कि कानपुर का रिमझिम इंडस्ट्री है, रिमझिम इस्पात उद्योग, जो प्रतिदिन लगभग 500 टन फ्री में दे रहा है, 500 टन फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, कानपुर के अंदर कहीं किल्लत नहीं होने दे रहा है। बात यह है कि आज जब मानवता शर्मसार हो रही है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन देना है वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने लगे हैं, जिन लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन देना है वो उसकी कालाबाजारी करने लगे हैं, और सबसे बड़ी चीज कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो उस पर हाथ पांव भी चला रही है, अन्य राज्यों की सरकारें हाथ पांव भी चला रही हैं, ऐसे लोग को पकड़ रही हैं, लेकिन एक दिल्ली की सरकार है जिसके पास एक ही काम है साहब कि हम तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें तो दिक्कतें हैं। मैं पूछता हूं, दिल्ली के अंदर 490 टन उनको अलॉटमेंट किया गया, उनकी रियल जो उनकी रियल रिक्वायरमेंट है वो 370 के करीब है, यानी 100 उनको ज्यादा दिए गए, जिसमें मोदी नगर का जो प्लांट है उत्तर प्रदेश का, वहां से काट के दिया जा रहा, हरियाणा से काट के दिया जा रहा, एवं देन उत्तर प्रदेश को प्रतिदिन 700 टन चाहिए, उसको काट करके सिर्फ 570 टन दिया जा रहा है। आप समझिए मतलब कितना अंतर आ रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो नहीं चिल्ला रही। लोकल लेवल पर अभी मेरठ के अंदर एक व्यापारी हैं जिन्होंने कहा कि मैं मेरठ और उसके आसपास के 14 जिले में ऑक्सीजन कम होने नहीं दूंगा, और नहीं होने दे रहे हैं वो लोग। यानी छोटे छोटे जो लोग ग्लास बनाते हैं ना, चूड़ियां बनाते हैं, इनमें भी गैस की जरूरत होती है। एक चीज ये भी है, देखिए एक चीज ये भी है कि उत्तर प्रदेश सत्ता पक्ष के ही विधायक, मंत्री और सांसद, इनमें से भी कई लोग आए हैं जिन्होंने इस बात को उठाया है और कहा है कि हमारे लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि एक सांसद के द्वारा ये भी कहा गया कि वो धरने पर भी बैठ सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक की दिक्कत है, अब किन लोगों के द्वारा क्रिएट की जा रही है, जमाखोरों के द्वारा की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, लेकिन क्रिएट भी किया जा रहा है, इसमें भी कोई दुख नहीं। और दूसरी चीज मैं राजू जी कहना चाहूंगा कि अभी हमारे मित्र शिव कुमार त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाई दिल्ली में तो स्थिति ऐसी है और क्या नाम है, वहां केजरीवाल जी बहुत एक्टिव हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि कल ही के सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर में केजरीवाल जी को इतना लताड़ा गया, उनको कहा गया भाई आप कंटेनर दीजिए ना। जब भारत सरकार के प्रतिनिधि ने अपना कोर्ट में पक्ष रखा और कहा कि साहब हम तो इनको इतना अलॉटमेंट कर रहे हैं, ये कहां से देंगे? 370 इसलिए इनको टन मिल रहा है क्योंकि ये और वहां पर कंटेनर भेज ही नहीं पा रहे हैं, इनके पास कंटेनर है ही नहीं। और फिर जैसा इन्होंने लॉजिक दिया कि एनजीटी के रूल बड़े तगड़े हैं इसलिए दिक्कतें हैं और सारी चीजें, तो मैं पूछता हूं कि पूरे देश में 28 राज्य जो है और इसके अलावा जो टेरिटोरियल यूटी है, जितनी जो क्या नाम है केंद्र शासित राज्य हैं, वहां भी वो सारे नियम लागू होते हैं एनजीटी के, तो वो तो अपनी व्यवस्था कर ले रहा है, वो कंटेनर भेज ले रहा है। तो आप कह रहे हो साहब हम तो इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, यानी जो एनजीटी वाला हवाला दे रहा है, तो और लोग कैसे कर रहे हैं? तो आप देश को भ्रम में मत फैलाइए। आज की स्थिति क्या है कि देश को भ्रम में फैलाने का काम लोग कर रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा अभी राजू जी जितने भी मौतें हुई है लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी से जितने भी मौतें हुई हैं, या जिन जिन हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है, समझिए मेरी बात, आप समझने का प्रयास करिएगा, हो सकता है मेरी बात समझ जाए, कि जितने भी हॉस्पिटल का नाम लिया गया है कि ये ऑक्सीजन से यहाँ लोगों की मौत हुई है, उनमेमें जो कैपेसिटी है वहां पेशेंट्स की वो कितनी है बताइए आप। अभी जिस जयपुर गोल्डन का नाम इन्होंने लिया है उसकी कैपेसिटी 220 लोगों की है, जिसमें 168 उनके जो है वो कोरोना के पेशेंट हैं। 168 में उनके के पूरे ऑक्सीजन पे नहीं है, उसमें भी 153 खाली ऑक्सीजन पर चल रहा है। यानी अगर पूरे देश का हम आंकड़ा ले लें राजू जी, तो ऑक्सीजन पे जाने वाले पेशेंट बा मुश्किल अगर होंगे तो 10,000 भी नहीं होंगे, समझिए आप, 10,000 भी नहीं होंगे जो जिनको जो आधिकारिक आंकड़े आ रहे हैं। बाकी कितने हैं घर में लोग ऑक्सीजन लेके बैठे, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं और ना मैं उसको बता सकता हूं। लेकिन जिन बड़े हॉस्पिटलों की आपने नाम लिया है उनमें मैक्सिमम कैपेसिटी उनकी 200 है, 150 है, इससे अधिक नहीं है। और रही उत्तर प्रदेश सरकार की बात, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि 122 हॉस्पिटल के साथ लगभग 2500 बेड अब विथ ऑक्सीजन पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। इसके अलावा भी डीआरडीओ का हॉस्पिटल भी खुलने वाला है। और मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा है कि ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, जर्मनी से ऑक्सीजन के 23 प्लांट एयरलिफ्ट करा लिए जा रहे हैं वायुसेना द्वारा, मतलब पूरे प्लांट एयरलिफ्ट करा लिए जा रहे हैं। यहाँ लाकर कोरोना भी तो पहली बार हो रहा है, सुनिए ये। और दूसरी चीज, ये पहली बार इस सरकार ने किया है, समझिए आप, और हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। हम केजरीवाल की तरह रो नहीं रहे हैं कि साहब हर मामले पे हम केंद्र सरकार को बोल दें। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि अभी भारत की मृत्यु दर जो है वो 1.21% आ रही है, इससे अधिक नहीं आ रही है। दूसरी वेव में भी समझिए आप, इतना बम्पर म्यूटेशन है अभी जिस नहीं। देखिए एक अच्छी बात ये है जैसे यूपी का आंकड़ा अभी देखा गया या पूरे देश का भी देखा गया, जितने इन्फेक्टेड हो रहे हैं उससे ज्यादा रोज डिस्चार्ज हो रहे हैं।
बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल चीज बिल्कुल ये है कि ये पॉजिटिव न्यूज लोगों तक आनी चाहिए कि लोग काफी तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं। लेकिन उसी बीच में अगर किसी इसमें सबसे बड़ी चीज होती है हौसला बनाए रखने की, और जो भी हौसला नहीं बना पाया, जिसका आत्मबल टूटा और लोगों से कट ऑफ हुआ, जैसे अभी एक बात आई थी कि लोगों को अपने को आइसोलेट करना है, लेकिन फिजिकली आइसोलेट करना है, अपने को कमरे में बिल्कुल से बंद करके दुनिया से कट ऑफ नहीं होना है। सबके साथ में कनेक्ट रह के, मेंटली लोगों के साथ में अटैच होके और अपना मनोबल बनाए रखे। और दूसरी चीज ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर कहीं कोई इन्फेक्टेड हो गया, लोगों के जानकारी में है कि अगल बगल वाला कोई भी इन्फेक्टेड हो गया, तो उसके साथ पूरा का पूरा कोऑपरेट करने की, जब बहुत तेजी के साथ स्थितियां सामान्य हो रही हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। एक समस्या है ऑक्सीजन की कमी की, जो समस्या थी, लेकिन उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अब धीरे धीरे होने लगी है। जैसे लखनऊ की ही बात करें, पहले दिन जो कंटेनर 3 आए थे, जिसमें से एक वाराणसी जो है उतारा गया था, 2 यहाँ लखनऊ के लिए आए थे, उसके बाद में 4 कंटेनर और भेज दिए गए, कल फिर वो भी आ जाएंगे। यही मेरा पूछना था कि अगर ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है, तो दिल्ली की सरकार क्यों नहीं कर रही है? बार बार ब्लेमिंग का जो गेम है वो क्यों नहीं क्यों जो है किया जा रहा है? खुद भी प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी द्विवेदी जी आपके पास में आते हैं, सबसे लास्ट में कमेंट आपसे लेंगे, लेकिन उसके पहले हम त्रिपाठी जी के पास में आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी बातें सुनी है। त्रिपाठी जी, और क्या आप कहना चाह रहे थे? मैंने कहा था कि पहले द्विवेदी जी को हम जो है इस पे ले आते। जी बताइए। द्विवेदी जी तो बताएंगे ही भाई, उनको तो बताना ही बताना है, लेकिन ये मानना है, अभी कह रहे थे कि दिल्ली को केवल 300 कुछ बता रहे थे कि उतना टन चाहिए था, लेकिन अभी उनको पता होना चाहिए कि दिल्ली को पहले ही 378 प्री कंजम्पशन था। जो इससे पहले जो सिचुएशन के पहले ही उनको 378 टन का वो था। अब उनको 700 टन की जरूरत है, और सेंटर ने उनको केवल 480 मैट्रिक टन अलॉट किया है। आप ये समझ सकते हैं कि सेंटर को, आप जानते हैं मैक्सिमम लोग दिल्ली आते हैं, कभी कोई बीमार पड़ेगा तो दिल्ली ही आएगा। उसको पहले अगर अपने वहां से बेनिफिट फायदा नहीं होता है तो दिल्ली की तरफ ही रुख करता है। तो दिल्ली ऐसा केजरीवाल का नहीं है, पूरे देश का है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा पावर मिला हुआ है, नहीं तो उसको भी एक अलग बना के रख देते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इतने संजीदे होते तो शायद रैलियों में भी वो भी मास्क लगाते, और हमारे गृह मंत्री भी मास्क लगाते, और उनको रैली छोड़ के पहले देश के हैं, देश में क्या प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने जाते, ना कि वो वेस्ट बंगाल में अच्छा, रैली करने जाते। एक बात बताइए, और जैसा कि आपने हाँ, कहा कि दिल्ली में एनजीटी की गाइडलाइंस बहुत सी सख्त हैं, वहां पे ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए जा सकते। चलिए, आप हाँ, चूंकि एडवोकेट हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो इसकी बात ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक जी, बात बताइए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाने में कौन सा प्लांट लग रहा था, और कौन सी ऐसी दिक्कत आ रही थी, एनजीटी के गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा था? क्योंकि वो तो एयर से ही एक्सट्रैक्ट करके जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होता है वो सप्लाई करता, तो उसमें कहा इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्यों नहीं गाइडलाइन बना दी गई थी कि आप अपने यहाँ की व्यवस्था खुद करें? जैसे यूपी में हो रहा है, अदर स्टेट्स में भी हो रहा है, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार कर सकती थी? और इतने दिन हो गए, ये वेव आए भी 2 महीने हो गए, क्यों नहीं कर रही है? अरे भाई, दिल्ली सरकार ने तो पूरी वो जगह दे दी थी, तो कौन सा ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया? सारी जमीनों को दे दिया, करना तो केंद्र सरकार के हाथ में था, कॉन्ट्रैक्टर सब केंद्र सरकार के थे, लगाना उनको था, तो राज्य सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार का अपना क्या रोल था? उन्होंने कितने मैं प्लांट लगाए? प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेंट्रेटर की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए कोई उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। सारे चीजों का 60 लाख पावर से केंद्र सरकार शुरुआत लिए हो बैठी जाती थी, है उसकी। सारे पावर केंद्र सरकार लिए बैठी थी, राज्य सरकार को तो ये मुखौटा बना के रखी है। अब तो उन्होंने एलजी का एक और बना रखा है, एलजी को सारा पावर देके कानून भी पास करा लिया है। आप जैसा कह रहे हैं वैसा यथा स्थिति है नहीं कि आप किसी जो है सरकार को इस तरीके से ब्लेम करें। एक थोड़ी सी उनकी खबर चली गई तो प्रधानमंत्री जी बीच में टोकने लगे, उनको थोड़ा सा अपने लगा कि हमारा कुछ जो है हमारे बारे में कुछ सच्चाई पता चल जाएगी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को टोकना पड़ा प्रोटोकॉल में। कहा प्रोटोकॉल में कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं रहता, वहां पे भी उन्होंने टोक दिया। ऐसी क्या बात आ गई? तो कोर्ट ने ही उजागर कर दिया अरविंद केजरीवाल का कि वो बार बार कह रहे थे हमको दिया नहीं जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि आप सब कुछ अपने डोर स्टेप पे ही चाहते हैं।
नहीं आपको तो सब चीजें जो उन्होंने है ये भी खुद भी कहा, क्यों नहीं तो प्रयास करते? आपने ये क्या भी किया देखा होगा कि आपने? केंद्र सरकार, तो आपने ये भी देखा होगा केंद्र सरकार को डाटा भी कि आप क्यों नहीं बीच में पहल करते हैं? आपका क्या रोल है? आप केवल सत्ता लेने के लिए केंद्र सरकार में बैठे हैं? ये नहीं कहा दिल्ली गया, सर, ये नहीं कहा गया। अरे तिवारी अरे जी अपनी उन्होंने बात केंद्र केंद्र सुनिए। सरकार सरकार को भी ने तो बहुत आप बता बताया। ही अपनी बात दिया कि सुनिए। हमने जो है आप हमने तिवारी जी इनको अपनी नहीं इतना बात बताया एलोकेट भी, सुनिए। कर रही है, कंटेनर नहीं उन्होंने दे नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जो अरे इन्होंने दूसरे मांगा राहुल उस हिसाब गांधी से मत आपने क्या बनिए, प्रोवाइड किया? दूसरे राहुल आपको गांधी मत बनिए भैया। सुनिए, राहुल गांधी अच्छा ने एक चलिए, जगह अब 34 राहुल गांधी फाइनल, नहीं, जो अच्छा उन्होंने कहा उसको देखिए। हाँ, सुनिए, अच्छा चलिए, ठीक है केंद्र द्विवेदी सरकार जी, जब फाइनल जब कमेंट दे दीजिए, केंद्रीय टाइम खत्म स्वास्थ्य हो गया है। मंत्री हंस जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हंस हंस के बोलता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसी से पता लगता है कि वो कितने गंभीर हैं। आपने अच्छा चलिए देखा ठीक, होगा टीवी पे हंस द्विवेदी के जी बोले वो फाइनल जो है। फाइनल और फाइनल जो कमेंट है दे दीजिए, अब आप ये टाइम नहीं कह खत्म हो सकते गया हैं है। कि मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूं। पहली चीज ये कि जिस समय हाँ, ये स्थिति सबसे भीषण कहां पे हुई, लेकिन बस सबसे एक भीषण मिनट का समय है। हाँ हाँ, जी, महाराष्ट्र के अंदर हुई। महाराष्ट्र ने जब महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट जब असहाय हो गई, उसने कहा मैं लॉकडाउन करूंगा, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। मैं पूछता हूं ग्रीन कॉरिडोर किसने बना के दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के दिया। 24 घंटे के अंदर बना करके दिया। ग्रीन कॉरिडोर से वहां ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। जो राज्य सरकार हाथों हाथ ले रही, टीम इंडिया की तरह काम कर रही है, वो मोदी सरकार की तारीफ करते नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, केजरीवाल भी जब आते हैं वो फोटो पे, क्या नाम है, किसी भी वीडियो फुटेज पे, तो सीधे कहते हैं हाँ केंद्र सरकार हमारा सपोर्ट कर रही है। और अगर केजरीवाल साहब को लगता है कि कुछ भी नहीं कर रही है केंद्र सरकार, हमें कोई पावर ही नहीं है, तो रिजाइन करें। क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हुए? किसी ने जबरन ऐसे मुख्यमंत्री तो बना प्राइम रखा है मिनिस्टर क्या? को भी रिजाइन हटाइए कर आप। देना चाहिए। बिल्कुल हटाइए। प्राइम मिनिस्टर और को भी दूसरी रिजाइन बात, कर देना। इतनी डेड दूसरी बॉडी की बात, जिम्मेदार कौन अरे है? दूसरी इतने बात, देश में लोग तुरंत मर रहे हैं, रिजाइन इसके करना चाहिए। जिम्मेदार कौन है? और आप दूसरी बात, प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? उनको इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री अरे को देना सुनिए चाहिए, तो मित्र, जिसने अरे डिजास्टर सुनिए सुनिए, मैनेजमेंट एक्ट लागू अरे किया, सुनिए जो सुनिए, खुद अरे सुनिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को फॉलो नहीं कर मैं रहा इसका है। भी जवाब देना वो चाहूंगा, जो मैं है, इसका भी जो जवाब खुद देना चाहूंगा। जो खुद जो पिछले बार जिसको सितंबर इतने जो है 2020 में, बोलना पड़ा, पिछले बार अच्छा सारे ठीक लोगों सितंबर को है, बोलना 2020, तो पड़ा, जो द्विवेदी जी खुद को जो है जवाब तो कोविड दे उसको फॉलो नहीं दीजिए। कर रहा अरे था, अरे जो मेरी बात रैलियों सुन में ठीक लीजिए। मर ठीक, रहे थे, आपकी बात, वो उनको इस्तीफा देना चाहिए चलिए था। ठीक, केजरीवाल सुन थोड़ी नहीं सुन जा रहे थे वहाँ रैली अरे करने या कोई नहीं नहीं, और सही भाई, है, आप पार्टी। कांग्रेस सुनिए कब तक द्विवेदी जी, रखते हैं भाई? केजरीवाल का नहीं रखना। द्विवेदी जी, सुनिए, पहले तो प्राइम मिनिस्टर को एक बात नैतिक रूप से सुनिए, एक इस्तीफा बात देना सुनिए। चाहिए। इन नहीं मौतों ठीक के है, जिम्मेदार एक प्राइम बात मिनिस्टर सुनिए, हमारे हैं, जिन्होंने एक बात सितंबर में कहा था द्विवेदी जी, कि इतने प्लांट लगेंगे, आता एक प्लांट नहीं लगवा पाए। उनको अपने हाँ नहीं प्लांट ठीक है, 201 ठीक ठीक ठीक, करोड़ का जो द्विवेदी जी किया, एक बात उनको बताइए, खुद के लिए माफी त्रिपाठी जी मांगनी जो चाहिए एक और सवाल या उठा तो रहे रिजाइन हैं, करना चाहिए। त्रिपाठी, अच्छा सुनिए तो, सुन तो लीजिए, त्रिपाठी जी जो एक सवाल उठा रहे हैं, इसमें भी लॉजिक तो है ही भाई। अगर केंद्र सॉरी दिल्ली की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए कि वो कुछ नहीं कर पा रही है तो इस्तीफा दे दे, तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में तो बिल्कुल से आपदा की स्थिति है, तो कौन इस्तीफा देगा? ये लॉजिकल सवाल है उनका। इस पे आप मुझे रिस्पॉन्ड बोलने करते दो। हुए अपनी बात नहीं को खत्म कर दीजिए। नहीं, हाँ, मुझे बोलने दिया जाए। पहली भी 2000 सितंबर हाँ बिल्कुल 2020 बोलिए। में 3 राज्य थे जिन्होंने केंद्र सरकार के रोज गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन आती थी उसका विरोध कर रहे थे। उसमें एक केजरीवाल साहब थे, दूसरे उद्धव ठाकरे साहब थे, तीसरे भूपेश बघेल साहब थे छत्तीसगढ़ के। ये तीनों कहते थे कि साहब केंद्र सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन इस पैंडेमिक में कर रही है, उसी वजह से कोरोना को हम संयोजित नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना के लिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। समझिए आप, अपने अपने स्टेट में केंद्र सरकार ने कहा ठीक है भाई, अब आप तो लोग तय करिए, हम कुछ नहीं तय करेंगे। पहली चीज तो केंद्र सरकार पूरी तरह से पूरे देश में देखने का काम नहीं कर रही है। हर तरह से राज्य सरकारों को छूट दी गई, आप अपने हिसाब से काम करिए और जो जरूरत हो वो हम करके देंगे, जिसमें ग्रीन कॉरिडोर एक उदाहरण रहा। तीसरी चीज, मैंने बिल्कुल नहीं कहा केजरीवाल साहब रिजाइन करें। मैंने ये इस संदर्भ में कहा जब हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने कहा कि साहब केजरीवाल साहब वो एलजी के नियम चेंज कर दिए गए, उनको कोई पावर ही नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा। मैंने कुछ नहीं, मैंने तो यही कहा जब इनको पावर ही नहीं तो क्यों मुख्यमंत्री बने चलिए बैठे हुए? ठीक है, वो ठीक, जानते नहीं ठीक है, ये देखिए मेरा सबसे कहना था। सबसे और बड़ी बात ये दूसरी है, और सबसे बड़ी बात ये दूसरी है कि किसी की भी जिम्मेदारी, किसी की भी जिम्मेदारी, देखिए अब आपकी भी बात आ गई, त्रिपाठी जी की भी बात आ गई, अब इसको कंक्लूड करना चाहिए। कोई बहुत नहीं, और इंपॉर्टेंट नहीं, पॉइंट और अगर रह एक गया मिनट हम दोनों बोल और दे, 30 एक सेकंड मिनट में हम इनकी बोलो। बातों को जवाब ठीक दे है, दें। पहले पहले त्रिपाठी जी को एक बोलने मिनट हम दीजिए, इनकी बातों को जवाब दे दें। पहले त्रिपाठी जी को बोले 30 सेकंड में, उसके बाद में आप कंक्लूड कर दीजिए। अब फाइनली एंड होना है जी, देखिए बताइए। ये कह रहे हैं कि जो है केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम कहा फिर केजरीवाल दे मैंने दे, नहीं कहा, प्रधानमंत्री दे दे, क्या जिनके घर में मौतें हो गई हैं वो लौट आएंगे? जिनके घर पे एक कैजुअलिटी हो गई, जिनके यहाँ एक ही बच्चा कमाने खाने का था, आज ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर के चक्कर में अगर मर गया है। गुजरात में केवल 2 ही जगह हैं जहां सिलेंडर बनते हैं, इंडस्ट्रियल सिलेंडर से उतर। सरकार चाहती तो जितना इंडस्ट्री को भेजा जा रहा था उसके पास
प्रोडक्शन था, अगर उसका 10% अगर दे देती तो शायद आज इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। हमारे आपके लड़ने से, विरोध करने से, सोचने से कोई फायदा नहीं। कर दिया गया, कितनी कैजुअलिटी हो गई, कितने 2 लाख लोग करीब मर गए। आप जो कहते हो और उसके बाद आप चेतते हो। आप साल भर का पहले, अगर पहली बार सुनामी आई थी, लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, जो गलतियां हुई हो गई। अब जो रोजी रोटी लोगों की समस्याएं आ गई हैं, उसको कौन झेलेगा? जो गरीब आज भूखा मर रहा है, इंडिया में 70% तो डेली कमाने खाने वाले हैं, आज उनकी सिचुएशन कौन देखेगा? लॉकडाउन होता है तो मरते हैं, लॉकडाउन नहीं होता तो मरते हैं। आके उस समस्या के लिए सरकार ने अब तक क्या योजना बनाई? मध्य प्रदेश में 30 सेकंड में आप इनकी त्रिपाठी जी की बातों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र त्रिपाठी जी थोड़ा तैयारी कम करके आते हैं और पढ़ते भी बिल्कुल कम है। मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूंगा कि प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही किन किन लोगों से बात किया, जिसमें सेल की जो प्रमुख थे उनका नाम था शोभा मंडल, JSW के प्रमुख थे सज्जन जिंदल, टाटा के प्रमुख थे नरेंद्रन, JPSL के नवीन जिंदल, लिंडे के ममन बनर्जी, MK बनर्जी, इनॉक्स के सिद्धार्थ जैन, रिलायंस के मुकेश अंबानी। नहीं, इनका कहना ये नहीं कहना था इनका। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहे हो आप, 2 दिन की पहले बात, घटना है जिनसे लाखों लोग मर रहे हैं। आप बता रहे हो 2 दिन में किनसे बात किया? हम पढ़ते नहीं है, हम पढ़े नहीं है। आप 2 दिन की बात की खबर की बता रहे हो, कब की बात की घटना, कब के लोग मर रहे हैं? इंडस्ट्रियल उसको रोक के जो है मेडिकल में सप्लाई रैली से फ्री हो, जब वो 26 साल तारीख से, जब वो रैली से फ्री हुए हैं 20-22 तारीख से, तब उन्होंने अरे भाई इतना बन रहा है कहाँ चला जा रहा है? मर गए, उसके लिए क्या किया? आप बताते हो पढ़े चलिए ठीक है, पढ़े नहीं, प्रधानमंत्री जी को रैली से फुर्सत मिलती। चलिए हम फिर देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इस पे इस तरीके से हम तकरार नहीं कर सकते। बहुत ही सेंसिटिव इशू है, प्लीज देखिए, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। नहीं देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। किसी के एक मिनट आप किसी पार्टी पे दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। नहीं देखिए, इतना ये सेंसिटिव इशू है, ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इस पर राजनीति नहीं हो सकती, दोषारोपण नहीं हो सकता है, और तैयारी केवल होनी चाहिए। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए 7 साल में आपने क्या किया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों की मौतें ना हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, और इसके लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, इसमें जो कालाबाजारी लोग जो कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जो कि रोक अब लग भी रही है, लेकिन जनता को भी जागरूक देखिए 7 सालों में किसी इशू पे फिर हम प्रधानमंत्री जी ने केवल देश की सारी उसको भेजने का काम किया और कोई काम नहीं किया है। जितनी भी जितनी भी गवर्नमेंट की हमारी बैंक थे, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पे डिबेट ऐसा नहीं होता। ये कांग्रेस, ठीक है, थैंक यू। सरकार कितने दिन चलाओगे? अब जनता